फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने पर जो जाइगोट बनता है, मैंने बोला अब उसमें एम्ब्रियोनिक डिवीजन स्टार्ट होंगे। तो ये एम्ब्रियोनिक डिवीजन कैसे डिवीजन होंगे, माइटोसिस या मियोसिस? ऑब्वियस सी बात है ये एम्ब्रियोनिक डिवीजन माइटोसिस होंगे। लेकिन ये माइटोसिस जो इनिशियली एम्ब्रियोनिक डिवीजन के दौरान जाइगोट में स्टार्ट होंगे, ये नॉर्मल माइटोसिस से थोड़े अलग होते हैं। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के जो जाइगोट के एम्ब्रियोनिक डिवीजन है वो नॉर्मल माइटोसिस की तरह नहीं है माइटोसिस, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जैसे मानिए कि ये है जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है एक्स यूनिट, साइटोप्लाज्म है वाई यूनिट। अब अगर इसमें नॉर्मल माइटोसिस होता तो नॉर्मल माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें बनने वाली जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनका साइज आपस में एक दूसरे के बराबर तो होता ही है, साथ ही साथ इन डॉटर सेल्स का साइज अपनी पेरेंट सेल के भी बराबर होता है। यानी इन दोनों डॉटर सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल एक्स यूनिट आता और साइटोप्लाज्म भी एक्स यूनिट वाई यूनिट आता। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें क्रोमोसोम कितना था इस सेल में, 46 क्रोमोसोम। तो दोनों जो डॉटर सेल्स है उनमें भी माइटोसिस की वजह से कितना कितना क्रोमोसोम गया, 46 इसमें 46 इसमें। लेकिन साइटोप्लाज्म आप देखो, इस पेरेंट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कितना था, वाई यूनिट। तो इन दोनों डॉटर सेल्स में भी साइटोप्लाज्म कितना आया, वाई यूनिट। अब इस बात का आप मतलब समझें, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का साइज किसके बराबर है, ओवम के बराबर। और आपको याद होना चाहिए कि जब oogenesis की प्रोसेस हुई थी, जहां पर oogonia ग्रोथ करके क्या बनी थी, प्राइमरी oocyte, तो उस दौरान उस प्राइमरी oocyte का साइज बहुत बड़ा हो गया था। यानी इस oocyte का साइज जो है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल जो सोमेटिक स्ट्रक्चरल सेल्स हैं उनसे बहुत बड़ा है। तो अगर oocyte का साइज बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ओवम का भी वही साइज है, और जो साइज ओवम का है वही जाइगोट का है। तो अगर मान लीजिए इस जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक डिवीजन से, सेल डिवीजन से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, तो अगर इस डेवलपमेंट के दौरान जो माइटोसिस हुए अगर वो नॉर्मल माइटोसिस होते तो इस जाइगोट से बनने वाली जितनी भी सेल्स थी आगे जो डिवीजन दर डिवीजन बनती जाती, उन सब का साइज जाइगोट के बराबर होता। और आप सोच लीजिए कि अगर आज हमारी बॉडी की सभी सेल्स का साइज अभी जो साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता, यानी अगर वो साइज ओवम के इक्वल होता, तो आज हमारी बॉडी का ओवरऑल साइज अभी जो साइज है उससे बहुत बड़ा होता इन कंपैरिजन टू आवर पेरेंट्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अब जरूरी क्या है कि ये जो जाइगोट बना है इसके साइज को डिवीजन दर डिवीजन रिड्यूस करते हुए सोमेटिक सेल्स के इक्वल लेकर आना, कि भाई हमें ऐसे माइटोसिस कराना। माइटोसिस तो कराना ही है, क्योंकि माइटोसिस इसलिए कराना है क्योंकि हर सेल्स में क्रोमोसोम 46 ही जाने हैं, तो माइटोसिस तो होगा। लेकिन एक ऐसा स्पेशल माइटोसिस कराना होगा कि जिसमें बनने वाली डॉटर सेल का साइज अपनी पेरेंट सेल से क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि ये साइज धीरे धीरे कम होता 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 एक दिन किसके बराबर हो जाए, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। तो चलिए ये कैसे पॉसिबल है, देखिए मुझे एक बात बताइए, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और मुझे 2 जनों को 100-100 रुपए देने हैं, तो मुझे पहले अपने 100 रुपए को 200 करने पड़ेंगे, तभी मैं 2 जनों को 100-100 रुपए दे पाऊंगा। ठीक उसी तरह से अगर इस पेरेंट सेल के पास साइटोप्लाज्म वाई यूनिट है, न्यूक्लियर मटेरियल एक्स यूनिट है, और इसके डिवीजन से बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स के अंदर ये अमाउंट एक्स वाई गई है, इसका मतलब ये है कि डिवीजन से जस्ट पहले ये y 2y हो गया होगा और ये x 2x हो गया होगा। और ये काम कब होता है माइटोसिस में, इंटरफेज में G1s और G2। तो ये y 2y यानी ये साइटोप्लाज्म जो है ये डबल कब होता है, ये डबल होता है G1 और G2 में। और ये x 2x कब होता है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल डबल कब होता है, रेप्लिकेशन से s में। तो अब एक बात बताइए मुझे, मैं एक ऐसा डिवीजन कराना चाह रहा हूं जिसमें बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल तो उतना ही जाए जितना पेरेंट सेल में, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म अपनी पेरेंट सेल से क्या हो जाए, कम। तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसे स्पेशल माइटोसिस कराता हूं जिसमें इंटरफेज तो है लेकिन उसकी इंटरफेज में G1 और G2 नहीं है। तो अगर किसी माइटोसिस के इंटरफेज में G1 G2 नहीं होगी तो क्या डिवीजन से पहले ये y 2y होगा, नहीं होगा। लेकिन S तो है, तो S है तो x 2x हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये सेल डिवाइड होगी तो बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो x यूनिट ही जाएगा, 46 क्रोमोसोम, लेकिन साइटोप्लाज्म बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्यूलर कंपोनेंट्स क्या रह जाएंगे, हाफ, y/2 y/2।
तो इसका मतलब क्या हुआ जी, किसी भी सेल का जो साइज होता है वो डिटरमाइन कौन करता है, वो डिटरमाइन करता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब में ही सेम है, सब में इक्वल जेनेटिक मटेरियल है, तो साइज डिटरमाइन किससे हो रहा है, साइटोप्लाज्म से। यहां पर जो y साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था वही हाफ रह गया, y/2 जब ये सेल आगे डिवाइड होगी तो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो x यूनिट ही आएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म रह जाएगा y/4। इसका मतलब ये है तो माइटोसिस, लेकिन ये स्पेशल माइटोसिस है जिसमें डिवीजन दर डिवीजन साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी डॉटर सेल्स में क्या होती जा रही है, कम, यानी डिवीजन दर डिवीजन इन सेल्स का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो क्या अब ये डिवीजन थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ चलता रहेगा, नहीं, ये केवल इनिशियल फ्यू डेज तक ही चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि ये सेल्स डिवाइड होती होती छोटी होती होती किसके बराबर ना हो जाए, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। जिस दिन इनका साइज बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के बराबर हो जाएगा उस टाइम ये स्पेशल माइटोसिस जो क्लीवेज डिवीजन है ये हो जाएंगे बंद, और इसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे नॉर्मल माइटोसिस। तो ये जो डिवीजन है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ का इनिशियल फ्यू डेज का ही डिवीजन है, जिसका मोटिव है कि इस जाइगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो तो बनने वाली सेल्स का साइज छोटा होता जाए और एक दिन किसके आके बराबर हो जाए, बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। उस दिन ये डिवीजन बंद, फिर नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट, फिर आगे थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या चलेंगे, नॉर्मल माइटोसिस। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप एक एप्पल लें, इस क्लोज डिवीजन, क्लोज्ड माइटोसिस या सेल्यूलर सेगमेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हो, क्लीवेज डिवीजन भी बोल सकते हो। इस डिवीजन को समझने के लिए आप एक एप्पल लें, इस एप्पल को मान लीजिए है एक जाइगोट। अब इस एप्पल में बीच में से इस तरह से नाइफ पास कर दें, टुकड़ों को अलग नहीं करना है, हाथ में पकड़ के रखो एप्पल को, जस्ट एक नाइफ पास कर दो, तो कितने टुकड़े हो गए, अब 2। और अब जो ये 2 टुकड़े बने हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम, ब्लास्टोमियर, यानी क्लीवेज डिवीजन हुआ है ये। और क्लीवेज डिवीजन से बनने वाली सेल्स क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर। तो लो आप एक खास बात देखें, ये जो दोनों के दोनों ब्लास्टोमियर बने आपके हाथ में है, क्या इसका साइज दोनों का जाइगोट के बराबर है, नहीं, उससे हाफ हो गया है। फिर आप क्या करें, इस नाइफ को ऐसे पास कर दें, अब टोटल कितने टुकड़े हो गए, 4। इसका मतलब अब टोटल 4 ब्लास्टोमियर बन गए हैं जिनका साइज और कम हो गया है। अब आप इस नाइफ को ऐसे पास कर दें इस तरीके से, तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 8 टुकड़े हो जाएंगे, तो और छोटे हो गए। इसका मतलब जैसे जैसे क्लीवेज प्लेन पास होते जाएंगे ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता जाएगा और हर क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन सब में न्यूक्लियर मटेरियल उतना ही रहेगा, 46 क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है, अब आपके हाथ में एप्पल है, क्या अब ये जाइगोट रहा है, नहीं, ये अब बन चुका है मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो चुकी हैं। ये मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो, तो बताना ये इस अर्ली स्टेज मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का जो साइज है ये किससे बना है एम्ब्रियो, क्लीवेज डिवीजन से। तो क्या इस क्लीवेज डिवीजन से बनने वाले मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का साइज जाइगोट से बड़ा है, नहीं, इसका साइज अभी भी किसके बराबर है, जाइगोट के बराबर, लेकिन इसके अंदर सेल्स बहुत सारी बन गई हैं। अब आप बाहर से इस एप्पल को देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको तो लगेगा तो एक ही है, एप्पल है, लेकिन जब आप इसको खोल दोगे तो आप देखोगे अंदर ही अंदर टुकड़े होकर कितनी सारी सेल्स बन गई हैं। इसका मतलब एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर क्या चल रहा है, माइटोसिस, दैट इज सिंपली इट इज नोन एज क्लोज्ड माइटोसिस, और दूसरा नाम है सेल्यूलर सेगमेंटेशन, यानी सेल के सेगमेंटेशन होते जा रहे हैं और सेगमेंटेशन से नई नई सेल्स बनती जा रही हैं जो अपनी पेरेंट सेल से कैसी हैं, छोटी। तो ये तीनों नाम जस्टिफाइड है, क्लीवेज डिवीजन, क्लोज्ड माइटोसिस और सेल्यूलर सेगमेंटेशन। यहां से आप एक और क्वेश्चन समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है, सपोज एक जनरल अपन परसेप्शन ले रहे हैं, जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन हुआ और मान लीजिए 16 ब्लास्टोमियर बन गए। अब एक ब्लास्टोमियर की अगर मैं बात करता हूं तो बताइए इस एक ब्लास्टोमियर में न्यूक्लियर मटेरियल कितना होगा, तो बता सकते हैं X, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल तो जो है वो तो फिक्स ही रहेगा, हर सेल में X ही जाएगा, 46 क्रोमोसोम, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म कितना रह जाएगा, Y/16, इसके अंदर साइटोप्लाज्म रह जाएगा Y/16। तो अब ये पूरी स्ट्रक्चर एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो क्लीवेज से फॉर्म हुई है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो। इसका साइज किसके बराबर है, जाइगोट के बराबर। तो यहां से दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है विच इज करेक्ट अबाउट सेल्स फॉर्म बाय क्लीवेज, यानी वो पूरे एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है इंडिविजुअल एक ब्लास्टोमियर की, सेल की जो क्लीवेज से बनी है। तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या रिमेन सेम, तो ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा बनने वाली सेल्स में साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, साइज भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या है, कांस्टेंट, वो फिक्स चल रहा है X। लेकिन अगर मैं इस पूरी स्ट्रक्चर की बात करूं, ये है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय क्लीवेज,
इसका साइज, इसका टोटल साइटोप्लाज्म अभी भी कांस्टेंट है। किसके बराबर है इसका टोटल साइटोप्लाज्म? जाइगोट के बराबर। y/16 y/16 सबका जोड़ दो, क्या आ जाएगा फाइनली? y। यानी इस पूरे का साइज अभी भी जाइगोट के बराबर है, इसका टोटल साइटोप्लाज्म भी जाइगोट के बराबर है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल अगर मैं पूरे एम्ब्रियो की बात करूं तो हो चुका है 16x, क्योंकि हर सेल में कितना है? x। जाइगोट में कितना था? x। यानी जाइगोट के कंपैरिजन में 16 टाइम्स जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया है, क्योंकि इस दौरान एस तो प्रेजेंट है ही ना। जेनेटिक जो जीन्स का रेप्लिकेशन है या डीएनए रेप्लिकेशन है, क्रोमेटिन मटेरियल का जो डुप्लीकेशन है वो तो लगातार हर डिवीजन में जारी है, तभी तो हर सेल के अंदर एक्स जेनेटिक मटेरियल जा रहा है। तो इस पूरे के अंदर कितना हो गया? 16x। तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो। तो मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का ओवरऑल साइज और साइटोप्लाज्म तो जाइगोट के इक्वल है, कांस्टेंट है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कितने टाइम्स बढ़ गया है? जितने ब्लास्टोमियर बढ़ गए हैं। दूसरा, अगर मैं इंडिविजुअल सेल की बात करता हूं तो इंडिविजुअल सेल में जेनेटिक मटेरियल तो कांस्टेंट चल रहा है, एक्स चल रहा है, हर सेल के अंदर एक्स जाएगा, लेकिन हर सेल का साइटोप्लाज्म यानी साइज वो डिवीजन के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन होते जाएंगे तो जो नए नए ब्लास्टोमियर बनते जाएंगे उनका साइज डिक्रीज होता जाएगा, यानी उनका साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा। जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? n/c। अब क्या हो रहा है? n तो हो गया कांस्टेंट, ये तो फिक्स है ना, हर सेल में कितना जा रहा है? हर क्लीवेज से बनने वाली सेल में जेनेटिक मटेरियल तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो हर डिवीजन के बाद सेल्स में रिड्यूस हो जाता है। तो नई नई जो सेल्स बनती जा रही हैं जिनका साइज कम होता जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट है, तो उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन चलता जाएगा वैसे वैसे बनने वाली सेल्स का साइज यानी साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहेगा और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। और जिस दिन ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता 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 यानी जिस दिन इन सेल्स का साइज छोटा होते 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 किसके बराबर हो जाएगा? बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के, उस दिन क्लीवेज डिवीजन हो जाएगा स्टॉप, और उसके बाद कंटिन्यू हो जाएंगे नॉर्मल माइटोसिस। तो चलिए, ये नॉर्मल क्लीवेज या माइटोसिस की बात थी कि भाई ये नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज किस तरह से डिफरेंट डिवीजन है दोनों माइटोसिस, लेकिन बस एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल माइटोसिस होता है उसके इंटरफेस में G1 S G2 तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्लीवेज स्पेशल माइटोसिस हैं उनके इंटरफेस में केवल S प्रेजेंट है, G1 G2 एब्सेंट है। दूसरी बात, जो नॉर्मल माइटोसिस में बनने वाली सेल्स, डॉटर सेल्स, उनका साइज अपनी पेरेंट सेल के इक्वल होता है, यानी उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, जबकि जो क्लीवेज डिवीजन है इनमें बनने वाली सेल्स का साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, इनका साइज छोटा हो जाता है और इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है। जो नॉर्मल माइटोसिस होते हैं, नॉर्मल माइटोसिस जो है वो थोड़े स्लोअर डिवीजन है क्योंकि उनकी इंटरफेस लॉन्ग है, क्योंकि उसमें G1 S G2 तीनों प्रेजेंट है, जबकि जो क्लीवेज डिवीजन होता है, क्लीवेज डिवीजन की इंटरफेस कंपैरेटिवली नॉर्मल माइटोसिस से क्या है? शॉर्ट, क्योंकि इसमें G1 G2 नहीं है, इसलिए क्लीवेज डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस के कंपैरिजन में कैसे डिवीजन है? फास्टर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज में। इतना भी समझ में आना चाहिए कि क्लीवेज डिवीजन थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ नहीं चलेंगे, ये इनिशियल फ्यू डेज तक ही चलेंगे, और इसका मोटिव इतना है कि बनने वाली सेल्स का साइज किसके बराबर हो जाए? नॉर्मल स्ट्रक्चरल सेल्स के। फिर उसके आगे थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ नॉर्मल माइटोसिस ही चलेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट क्लीवेज डिवीजन, और अब इसी को आगे बढ़ाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्पेशली फॉर ह्यूमन।